ओके, सो जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दिस वन, सो विजिबल दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ओके, सो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में हम ये ट्रांसमिशन लाइन एंड वेव गाइड के बारे में जो डिफरेंसेस है मेन थोड़ा सा बताने का कोशिश करेंगे। और ट्रांसमिशन लाइन रिलेटेड लेट मी चेक आउट चेक द योर सिलेबस, क्योंकि लास्ट ईयर में तो उस तरह से कुछ डिटेल्स में माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइंस का डेरिवेशन नहीं था। सो तुम लोग का जेओटी इस बार फर्स्ट टाइम सिलेबस है, लेकिन आई थिंक मोर और लेस सेम है। लास्ट टाइम भी जो वीवीयू न्यू का जो सिलेबस था और तुम लोग का जो सिलेबस है हम मैच नहीं करवाए हैं, लेकिन आई थिंक मतलब मोर ऑर लेस इक्वल है। हम पहला 2-3 मॉड्यूल चेक किए तो उसमें कोई अंतर नहीं मिला। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन। तो देखो, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन जो है, ठीक है, इसका जो पैटर्न मतलब इसका बनाने का जो तरीका है, मतलब फिजिकल लेआउट अगर के बारे में बात करेंगे तो इस तरह से कुछ कैटेगराइज कुछ डिविजन्स हम लोग देख सकते हैं। क्या क्या है? फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो डायग्राम है, ये फर्स्ट डायग्राम में जो ये ऐश कलर दिख रहा है दैट इज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एंड जो नीचे जो है दिस वन इज द ग्राउंड प्लेन। ओके, दैट मीन दिस मस्ट बी मेड अप ऑफ विथ कंडक्टर, दैट मीन्स मेटल का रहेगा। ये जो डार्क ग्रीन का दिख रहा है ये मेटल का रहेगा, एंड ऊपर का भी एक ऊपर में जो तुम्हारा एक गोल्डन कलर का दिख रहा है, डार्क गोल्डन कलर, ये भी कंडक्टर का रहेगा। और इसको हम लोग समटाइम्स कंडक्टर स्ट्रिप बोल सकते हैं या फिर पैच बोल सकते हैं, कुछ भी। तो इस दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है। मैटर मतलब सेम है, जो जैसा कि हम तुम लोग को थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि एक मान लो टू इन वायर हो गया, टू प्लेट ट्रांसमिशन टाइम लाइन हो गया, दैट मीन्स देयर मस्ट बी टू प्लेट। ओके, सो ये दो प्लेट का मतलब कंस्ट्रक्शन कैसे बनाएंगे, उसको कैसे हम अरेंज करेंगे, उसके ऊपर बेस करके ये अलग अलग मतलब विजुअलाइजेशन या फिर अलग अलग पैटर्न या फिर अलग अलग स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में है जिसका हाइट h है, एंड नीचे ग्राउंड प्लेट, ऊपर में स्ट्रिप लाइन है। ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर जो है, सेकेंड स्ट्रक्चर में बोथ साइड मतलब अप एंड डाउन बोथ साइड इज मेड अप ऑफ विथ स्ट्रिप लाइन। ओके, सॉरी, कंडक्टर बोथ साइड इज मेड अप विथ कंडक्टर, एंड बीच में मेरा स्ट्रिप लाइन हो जाएगा। ओके, सो और उसी के साइड में मेरा डाइलेक्ट्रिक भी रहेगा। मतलब डिस्टिंग्विश मतलब दोनों दोनों एक साथ मतलब एक अटैच नहीं हो सकता है कभी भी। दोनों के बीच में हम लोग को कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम देना पड़ेगा, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा ना। तुम लोग जानते हो कि दो अगर कंडक्टर एक साथ रहेगा तो शॉर्ट हो जाएगा, तो इसीलिए दोनों को अलग हम लोग को करना पड़ेगा। और लास्ट केस में ये कोप्लेनर फॉर्म, इस कोप्लेनर फॉर्म में जो दोनों जो मतलब कंडक्टर ग्राउंड है, वो ग्राउंड दोनों ही टॉप फेस में रहता है। ठीक है, दोनों टॉप फेस में रहेगा, एंड बीच में जो है ये स्टीप रहता है। तो इसका मतलब अगर हम ईएम पैटर्न अगर यहाँ पे तो शो नहीं किया हुआ है, लेकिन इसका अगर हम लोग ईएम पैटर्न मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कैसे शेप बनता है वो अगर थोड़ा सा यहाँ रहता तो तुम लोग को और थोड़ा सा क्लियर हो जाता। मतलब पैटर्न अलग अलग हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो प्रोग्रेशन है मतलब प्रोग्रेशन है, उस प्रोग्रेशन में इसका अंतर हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग मेटल को हम लोग अलग अलग पोजीशन पे रख रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब एक बेसिकली तुम लोग का एक ब्रीफ मतलब एक कंसेप्ट दिया गया है कि कैसे एक मतलब माइक्रोवेव बनाया जाता है, एक फॉर्म किया जाता है। ठीक है, सपोज मान लो जो तुम लोग का कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेगा बोल सकते हो? थर्ड वाला सर। नहीं, कोएक्सियल जो केबल है वो बीच वाला फॉलो करेगा। देखो, इसको थोड़ा सा तुम ऐसे समझो कि एक राउंड है, शेप है, तो आउटर एंड बाहर दोनों साइड में नहीं सॉरी, फर्स्ट वन फॉलो करेगा। कि इसको अगर थोड़ा सा अगर तुम राउंड करके समझोगे तो ये जो बाहर का जो मतलब कंडक्टर है,
ठीक है, ग्राउंड है वो ऊपर, मतलब इसको थोड़ा सा राउंड कर दो तो बीच में मतलब इनर कंडक्टर, देन डाइलेक्ट्रिक, देन आउटर कंडक्टर, उसके बाहर में जैकेट। ठीक है, तो फर्स्ट वन विल फॉलो। इस टाइप का मतलब हम लोग समझ सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप है, डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइन बनेगा। एक तो हम तुम लोगों को बोले मैच बॉक्स भी एक ट्रांसमिशन लाइन जैसा सोच सकते हो, दोनों ऊपर और नीचे में प्लेट है और बीच में डाइलेक्ट्रिक। तो ये हो गया थोड़ा सा बेसिक हम लोग अंडरस्टैंडिंग कि ट्रांसमिशन लाइन का फॉर्मेशन क्या है। एंड इसके बाद जो हम लोग आएंगे कि लम्प्ड एलिमेंट सर्किट मॉडल। अब देखो लम्प्ड एलिमेंट सर्किट मॉडल हम लोग क्यों यूटिलाइज, मतलब क्यों मार्केट पे लेके आ रहे हैं अभी सिनेरियो पे। पहले हम क्या डेफिनेशन दिए थे ट्रांसमिशन लाइन का कि यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ठीक ध्यान से समझना, यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन। यूनिफॉर्म मतलब जो एक ट्रांसमिशन लाइन रहेगा या फिर वेव गाइड, अगर हम यूनिफॉर्म बोल रहे हैं दैट मीन उसके अंदर उसका सारा वो टोटल ट्रांसमिशन लाइन के अंदर किसी भी पॉइंट में तुम उठा लो, किसी भी पॉइंट को तुम डिफाइन करो, उस पॉइंट में वोल्टेज या फिर करंट सेम उसका इंटेंसिटी रहेगा, सेम वैल्यू तुमको मिलेगा हर एक जगह पे। लेकिन माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज रेंज में, ठीक है, जब एक वेव गाइड होता है या फिर ट्रांसमिशन लाइन होता है उस केस में ये वेरी कर जाता है, तो उस तरह से हम लोग उसको डील नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा एक मान लो एक कॉमन अगर एक यूनिफॉर्म है तो हम तो डायरेक्ट बोल देंगे कि यूनिफॉर्म अगर एक इस ट्रांसमिशन लाइन का ये पैरामीटर है। लेकिन अगर ये ट्रांसमिशन लाइन अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर तुम कैसे डिफाइन करोगे उसको। ठीक है, तब तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हारा हर एक अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू है। तो उस केस में हम लोग को ये लम्प्ड सर्किट मॉडल एनालिसिस करना पड़ता है एंड दिस इज मेनली यूज्ड फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी रेंजेस। ओके, सो देखो डेफिनेशन में क्या बोला गया है, या ट्रांसमिशन लाइन कैन बी एनालाइज्ड बाय सॉल्विंग मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड अप्लाइंग appropriate boundary conditions. Okay, that already हम तुम लोग को बोले हैं कि मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड बाउंड्री कंडीशंस ये और पॉइंटिंग थ्योरम्स ये सब चाहिए। तो ट्रांसमिशन लाइन जो ये सब मतलब कहाँ से आता है बेसिकली, मतलब वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स है उसी का मतलब बाउंड्री कंडीशंस। मैक्सवेल इक्वेशन इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, एंड बाउंड्री कंडीशंस, ये बाउंड्री कंडीशंस तुम लोग समझ ही रहे हो कि बाउंड्री एक है ये जिसके थ्रू मतलब ये ट्रांसमिशन होगा। अगर टू प्लेट ट्रांसमिशन है, दोनों प्लेट के बीच में से एक ट्रांसमिशन होगा, सो बाउंड्री इज एसोसिएटेड विद दिस ट्रांसमिशन, राइट। सो ट्रांसमिशन लाइन या फिर वेव गाइड कोई भी है वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का मैक्सवेल इक्वेशंस एंड एप्रोप्रिएट बाउंड्री कंडीशंस फॉलो करके ही बनता है उसका इक्वेशन। However, a simpler technique which utilizes AC circuit concepts can be used where the phenomenon of wave propagation on transmission lines can be approached from the extension of the circuit theory. तो अगर ये समटाइम्स अगर बाउंड्री कंडीशंस या मैक्सवेल इक्वेशन मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है कोई कोई केसेस में, तो उस समय हम लोग एसी सर्किट कंसेप्ट यूज करके वेव प्रोपागेशन ट्रांसमिशन लाइन का भी निकल सकते हैं, मतलब जो बेसिक सर्किट थ्योरी होता है उसके थ्रू हम लोग निकल सकते हैं। तो ये बेसिकली केस डिपेंडेंट है, कौन सा केस के लिए हम लोग कौन सा, अगर इजी है थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में है तब तो मैक्सवेल एंड बाउंड्री कंडीशन से हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल अगर केस है, ठीक है, ये मोड बेसिकली मोड डिपेंडेंट, थोड़ा सा मोड तुम लोग का तो पता होगा, टीएम मोड, टीएम मोड, अनमोड का मतलब मोड 10 या मोड 11, तो ये सब तो पता होगा। अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो बेसिकली मोड अगर थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स मोड हो जाता है तो उस केस में हम लोग नॉर्मली मतलब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मतलब ये तुम लोग का जानकारी के लिए बोल रहा हूँ कि अभी मतलब एट प्रेजेंट डेज में ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो जाता है, मतलब बाय सिमुलेशन, उतना मतलब पेन पेपर वर्क में करना नहीं पड़ता है। ये बेसिकली सिमुलेशन करके मतलब उसका पैटर्न हम लोग के लिए रेडी हो जाता है, बहुत आसान हो गया है। देयर आर वेरियस सॉफ्टवेयर्स नाउ अवेलेबल टू सिमुलेट सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर आ गया है। तो उस सॉफ्टवेयर से तुम लोग को वैल्यू मिल जाएगा, उस तरह से तुम लोग बनाओगे। मतलब जो लोग रिसर्च कर रहा है या फिर इसके ऊपर डेप्थ एनालिसिस कर रहा है तो उन लोग का मतलब सॉफ्टवेयर से ही अभी सब कुछ आ जाता है, सारा कुछ मटेरियल, सारा कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उधर दिया हुआ रहता है, उस तरह से वो लोग डिजाइन करता है। So next one is देखो circuit analysis assumes that the physical dimensions of the network to be much smaller than the electrical wavelength.
so the elements of the network can be treated as lumped. इसका डायग्राम अगर देखेंगे थोड़ा सा हमको समझ में आएगा। तो इसमें क्या दिया है, एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज अ ट्रांसमिशन लाइन मे बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और मेनी वेवलेंथ्स। दैट मीन्स जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज है, ओके, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन विल बी डिपेंडेंट ऑन द सिग्नल्स वेवलेंथ। ओके, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दोगे तुम, कुछ भी बनाने से नहीं होगा, उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है कोई भी एक सिग्नल का, और उस हो सकता है वो पर्टिकुलर वेवलेंथ ही ले लो, या फिर उसका मेनी वेवलेंथ, मतलब उसका डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, लेकिन कुछ एक रिलेशन में रहेगा, तभी जाके वो ट्रांसमिट कर पाएगा। अदरवाइज कुछ भी ले लोगे और बीच में से कुछ भी सिग्नल दे दोगे तो इट विल नॉट वर्क। Okay, voltages and currents can vary in magnitude and phase over its length. तो ये ऑलरेडी हम बोल चुके हैं बार बार करके, दिस इज द मेन थिंग कि करंट एंड वोल्टेज जो है उसका मैग्नीट्यूड उस फेज के दौरान वेरी कर जाएगा एज पर मैग्नीट्यूड। और a transmission line as an extension of the circuit theory is modeled as a distributed parameter network. A transmission line is often schematically represented as a two-wire line, and the infinitesimal section of such transmission line can be modeled as lumped circuit element. देखो ये डायग्राम थोड़ा सा देखो अच्छा से, दिस इज द मेन थिंग। पिक्चर विजिबल है और जूम करना पड़ेगा। ठीक है सर। सो इसमें देखो ऊपर में एक ट्रांसमिशन लाइन दिया हुआ है। ओके, सो दिस इज द सोर्स, ये जे डेस जो है वो हम लोग सोर्स बोलेंगे उसको। एक टू वायर लाइन ऊपर में लिखा हुआ है, लम्प्ड एलिमेंट सर्किट मॉडल ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। ओके, सो ये लम्प्ड क्यों हम बोल रहे हैं ये अभी क्लियर हो जाएगा। तो एक सोर्स कनेक्टेड है जेड एस एंड दिस, एंड लास्ट में देखो एक जेड एल, मतलब आउटपुट लोड इज कनेक्टेड, ठीक है। तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स दिया हुआ है, डेफिनेटली एक सिंपल एक सर्किट है। सिंपल सर्किट मतलब एक जेडएस है, इसमें मान लो जेडएस की जगह तुम कुछ रेजिस्टेंस एज्यूम कर लो। तो इसके बीच में तुम करंट एंड वोल्टेज मेजर कर पाओगे, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर डेल जेड, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और ये लेंथ हम लोग को पता नहीं है कितना लेंथ है, हो सकता है 1 मीटर, हो सकता है 5 मीटर, तो लेंथ हम लोग को पता नहीं है। तो हम एज्यूम करेंगे कि इसके बीच में क्या है, मतलब हम देखना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो डेल जेड। ओके, सो डेल जेड क्या है, अब मान लो कि ये जो डायमेंशन है, ठीक है, ये डायमेंशन ऑफ डेल जेड इज वेरी वेरी स्मॉलर कंपेयर टू द वेवलेंथ। मतलब ये डेल जेड का जो वेवलेंथ है is much smaller than the total wavelength, ठीक है। So this section can be modeled through the lumped element representation। तो इसीलिए मतलब एक इतना छोटा हम ले रहे हैं इसको, तो उसको हम एज्यूम करके मतलब इसका लम्प्ड एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, थोड़ा सा तुम लोग को ये जो समझ में आ जाएगा, ये डेल जेड सेक्शन को ही, ये जो डेल जेड देखो नीचे जो डेल जेड लिखा हुआ है ये हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर इस सेक्शन को ही ये जूम किया हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स उसके अंदर ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक, एकदम बेसिक मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर क्या क्या रहता है देखो। एक होता है रेजिस्टेंस और एक होता है इंडक्टेंस, ठीक है। उसी का पैरेलल में जी हो गया कंडक्टेंस एंड सी होता है कैपेसिटेंस। तो ट्रांसमिशन लाइन बोलने के साथ ही साथ तुम लोग का ये डायग्राम जो नीचे है, ठीक है, दैट मीन्स ये जो दो टू इन वायर एंड आर एंड एल जो कि है साइड बाय साइड सीरीज में, एंड जी एंड सी है पैरेलल में, ये डायग्राम तुम लोग का दिमाग में आ जाना चाहिए। ओके, सो ये लम्प्ड इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज डिफरेंट पॉइंट पे, मतलब ये डेल जेड इस पॉइंट से लिया गया है। सपोज मान लो हम कुछ 3 सेंटीमीटर बाद और एक डेल जेड निकालेंगे, तो उसका हम ये सारा जो मतलब मॉडल तो सेम रहेगा, आर एल जेड सी जी सी का इस तरह से, लेकिन उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से सारा अगर डेल जेड अगर हम एक कंबाइन कर देंगे तो वो हो सकता है टोटल एक ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन माइक्रोवेव के केस में हम टोटल मतलब एक ट्रांसमिशन लाइन का ओवरऑल आरजेड क्या है, ओवरऑल एलजेड क्या है, उस तरह से नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए उस केस में हम लोग को स्मॉल स्मॉल डेल जेड करके कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया। आर आर देखो हर एक के साइड साइड में डेल जेड लिखा हुआ है। डेल जेड क्यों लिखा हुआ है कि इट इज मल्टीप्लाइड, मतलब आर तो हो गया रेजिस्टेंस। तो कोई बोल सकता है सर ये टोटल रेजिस्टेंस होगा, नो, वो रेजिस्टेंस को पर्टिकुलरली डेल जेड से मल्टीप्लाई किया गया है। मतलब डेल जेड मतलब उतना ही फ्रैक्शन ऑफ पार्ट। सपोज मान लो आर हो गया, सपोज एज्यूम 100 ओहम, तो 100 ओहम इंटू सपोज मान लो ये डेल जेड का वैल्यू है इतना स्मॉल, सपोज मान लो 0.001 मिलीमीटर। ठीक है, तो 100 ओहम इंटू 0.001 मिलीमीटर, तो इसका अगर यूनिट सेम करोगे तो यूनिट सेम करने से तुम लोग को वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से इंडक्टेंस, ठीक इसी तरह से कंडक्टेंस, ठीक इसी तरह से कैपेसिटेंस। तो इसमें जो मेन मतलब चीज हमको बोलना है, जो एकदम याद रखोगे तुम लोग, कि दिस क्वांटिटीज आर एल जी एंड सी, दीज आर पर यूनिट लेंथ क्वांटिटीज। याद रहेगा, पर यूनिट लेंथ क्वांटिटीज। ओके, सो इसका मतलब क्या होता है पर यूनिट लेंथ क्वांटिटीज का मतलब, पर यूनिट लेंथ क्वांटिटीज का मीनिंग होता है कि दीज आर द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, सो पर यूनिट लेंथ क्वांटिटी, दीज आर द फंक्शंस ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। इसका मेन जो और सिंपल तरीका से अगर बोलेंगे तो ये जो इसके थ्रू मतलब मान लो करंट या फिर वोल्टेज, ये दो ही मेनली हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो करंट एंड वोल्टेज ये डेल जेड पॉइंट पे जो है, ठीक है, सपोज मान लो इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट में जो है 5 सेकेंड बाद, मतलब टाइम के ऊपर भी डिपेंडेंट है। ठीक है, टाइम के ऊपर भी डिपेंडेंट है। 5 सेकेंड बाद हो सकता है इसका वैल्यू अलग हो जाए। ओके, और डिस्टेंस में भी चेंज हो जाएगा और टाइम के साथ साथ भी चेंज हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज मेंशन्ड और आई एम टेलिंग दैट पर यूनिट लेंथ क्वांटिटीज, ये टर्म याद रखना। ये जो आर एल जी सी है ये पर यूनिट लेंथ क्वांटिटीज एंड दीज आर फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, एक अगर एग्जांपल लेके अगर दिखाएंगे, देखो यहाँ पे मेरा अगर कर्सर दिख रहा है करंट। ओके, सो ये पर्टिकुलर डेल जेट पॉइंट पे जो करंट आई है, करंट आई जेट प्लस डेल जेट इंटू टी, दैट मीन्स ये तो जेट पॉइंट पे जो भी है, मतलब ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है। देखो एरो जो है, मतलब इस पॉइंट पे देखो, फर्स्ट जो ये पॉइंट है आई जेड एंड टी, ठीक है, जेड एंड टी मीन्स इस पॉइंट पे जेड एंड टी है। तो इस पॉइंट पे हम चले गए, तो इस पॉइंट में जेड एंड टी तो था ही पहले, उसके साथ डेल जेड ऐड हो गया। ठीक है, डेल जेड मतलब ये जो टोटल लेंथ है ये डेल जेड है, ये डेल जेड ऐड हो गया, जेड प्लस डेल जेड। सपोज इतना तक अगर 30 था तो 30 प्लस सपोज मान लो ये डेल जेड इक्वल्स टू 3, 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। एंड अगर टाइम अगर तुम एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे ले रहे हो तो टी तो इक्वल रहेगा, टी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर तुम टाइम भी चेंज कर देते हो तो फिर उस केस में तुमको टी प्लस अलग करके कुछ देना पड़ेगा। ओके, सो इसी तरह से सेम फॉर वोल्टेज ऑल्सो। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वी वोल्टेज, सपोज इसका सब जेड एंड टी था डोमेन, ओके, फंक्शंस जेड एंड टी था, तो वो पर्टिकुलर ये पॉइंट पे क्या हो जाएगा फिर, जेड प्लस डेल जेड एंड वही टाइम इंस्टेंट पे है, तो इसीलिए इंटू जेड प्लस डेल जेड कमा टी। ठीक है, तो मेन ये जो हम बोलना चाह रहे हैं कि ये जो आर एल जी सी है ये टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर वेरी करेगा, मतलब बोथ, नॉट डिस्टेंस ओनली, नॉट टाइम ओनली, बोथ टाइम एंड डिस्टेंस, एंड दैट इज व्हाई इट इज पर यूनिट लेंथ क्वांटिटीज। ओके, तो ये याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे इसका यूनिट मेंशंस है, एल का होता है, हम मतलब स्पीड में बोलना चाह रहे हैं, एल का यूनिट तुम लोग जानते हो हेनरी पर मीटर, सी इज फैराड पर मीटर, आर रेजिस्टेंस ओम पर मीटर एंड कंडक्टेंस जी सीमेंस पर मीटर।
और सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे मतलब जो भी हम लोग वो RLC और कंडक्टेंस G को ले रहे हैं सर, उसमें पर यूनिट लेंथ मतलब बोल रहे हैं हम लोग, तो सर इसमें हम लोग यूनिट अगर देखें तो हेनरी पर मीटर लिख रहे हैं, लेकिन सर जब बोल रहे हैं तो सर टाइम और डिस्टेंस, तो सर टाइम का भी यूनिट नहीं यहाँ पे है, मतलब क्यों इसमें, या फिर हाँ, कुछ और देखो, होता है? नहीं नहीं देखो, एक्चुअली ये जो यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं ना, मतलब पार यूनिट जो जिसलिए बोल रहे हैं पार यूनिट। ओके, ये ऐसा ऊपर में देखो लिखा हुआ, ऐसे तो रेजिस्टेंस का यूनिट तुम लोग जानते हो, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, जी का यूनिट होता है सीमेंस, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है सी फॉर कैपेसिटेंस, एंड एल इज हेनरी, एस बिकॉज हियर इट इज मेंशन दैट पार यूनिट लेंथ। तो वो पार यूनिट को हम लोग यहाँ पे बाई मतलब मीटर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सपोज मान लो इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी, तो यहाँ पे H/m क्यों दिया हुआ है? H/m है कि उस पर्टिकुलर लेंथ पे, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर लेंथ अगर मान लो ये डेल जेड इक्वल्स टू अगर 1 मीटर है, तो वो पर्टिकुलर मतलब मेनली तो हम लोग ऐसा यूनिट पे बात करेंगे ना, तो वो पर्टिकुलर लेंथ पे इसका मतलब एक L/m करके हम लोग डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग का इसका मतलब इक्वेशन जब हम एक तो बना के दिखाएंगे, तो उसमें तुम्हारा ये यूनिट का फंडा क्लियर हो जाएगा। एंड जो तुम बोल रहे हो टाइम क्यों नहीं है, यही ना? जी सर। हाँ, टाइम मतलब हम वेरी नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी हम मतलब अभी तक जितना कुछ हम डिस्कस किए ना, मतलब टाइम के ऊपर डेफिनेटली ये वेरी करेगा, एज बिकॉज इट इज वेव। तुम भी जानते हो कि अगर हम इसको नोट करेंगे, इधर पेन कहाँ पे है, ये सब दिक्कत है, पेन कहाँ पे है पता नहीं। सपोज मान लो यहाँ पे एक साइनोसॉइडल वेव है, इधर राइटिंग पैड कहाँ पे चला गया? नहीं मिल रहा है। सपोज मान लो एक साइनोसॉइडल वेव है, तुम लोग जानते हो, एक मान लो एक एक्सिस के ऊपर एक साइनोसॉइडल वेव, तो वो साइनोसॉइडल वेव के नीचे अगर टाइम एक्सिस है, तो तुम जितना अगर टाइम के साथ साथ जाओगे तो उसमें वोल्टेज का अंतर होता है या नहीं? एक साइनोसॉइडल वेव है तो उसका मान लो 0.5 में उसका पीक मिलेगा, फिर 0.5 के बाद वो फिर 0 में चला जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये मतलब टाइम के साथ साथ अगर तुम एक सिग्नल्स को वेरी कराओगे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, तो उसमें डेफिनेटली चेंजेस आएगा। लेकिन अगर तुम मतलब ये जो मेरा जो अभी जो कंसर्न है, इस कंसर्न में हम टाइम को कोई भी हाथ नहीं लगाए। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे ही हम बात कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे एक पर्टिकुलर जगह पे अगर मान लो डेल जेड है, तो उसका मतलब आगे पीछे क्या है इसको लेके डिस्कस किया जा रहा है। मतलब टाइम अगर तुम चेंज कर दोगे तो डेफिनेटली टी के साथ तुमको टी प्लस डेल टी भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे वो पर्टिकुलर सेकेंड तो टाइम फिक्स हो गया। मतलब दोनों तो वेरिएबल है, लेकिन दोनों वेरिएबल में एक को हम फिक्स कर दिए, तो अब क्या बच रहा है? सिर्फ मेरे लिए डिस्टेंस बच रहा है, तो इसीलिए उसको हम लोग पार यूनिट मीटर मतलब बना रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ऊपर में लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें पार यूनिट टाइम या फिर इस तरह से कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। अगर उसमें बोलता कि टाइम विथ रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, देन तुमको फिर टाइम का भी कुछ कुछ देना पड़ता उसमें, लेकिन उसमें हम टाइम को फिक्स कर दिए हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, तो इसीलिए टाइम वेरिएबल उसमें फिक्स हो गया। क्लियर हुआ? यस सर। तो वापस कैसे जाएंगे? एक इमेज फॉर्मेट क्या है, हो गया आया। देखो जो हम बात कर रहे थे, ये अगर नीचे टाइम एक्सिस है, नीचे अगर टाइम एक्सिस है, तो एक ये पॉइंट पे तुमको वोल्टेज मिल रहा है 0, ये पॉइंट पे वोल्टेज मिलेगा कितना? सपोज मान लो मैक्सिमम वोल्टेज पीक मिल रहा है, इस पॉइंट पे उससे कम। तो जितना भी तुम मतलब आगे बढ़ रहे हो या पीछे जा रहे हो, तो वोल्टेज वेरी कर रहा है ना, तो वोल्टेज वेरी कर रहा है, दैट मीन्स करंट भी वेरी हो जा रहा है।
तो इसी तरह से मतलब अगर हम टाइम एक्सिस पे अगर आगे पीछे करेंगे तो डेफिनेटली वोल्टेज एंड करंट का अंतर है, लेकिन अगर हम टाइम को सेट कर दिए, टाइम को अगर सेट कर दिए, सपोज मान लीजिए पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो टाइम को अगर सेट कर देंगे तो उस समय हम लोग को मतलब देखना क्या, अगर एक ट्रांसमिशन लाइन है, उस ट्रांसमिशन लाइन पे अगर टाइम सेट है, टाइम को अगर हम आगे पीछे नहीं करेंगे तो वो पर्टिकुलर टाइम पे इस पॉइंट पे मेरा कितना वोल्टेज एंड करंट है वो हम मेजर करेंगे, या फिर नहीं तो उसका डेल जेड बाद इस पॉइंट पे मेरा कितना वोल्टेज एंड करंट है वो मेजर करेंगे। तो उसमें टाइम चेंज नहीं हो रहा है, टाइम सेम है, लेकिन अगर टाइम अगर तुम चेंज करोगे, क्यों टाइम अगर चेंज करोगे तो फिर सब कुछ सारा कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए टाइम को हम लोग कांस्टेंट रख के यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस के ऊपर मतलब बेस करके मेजर कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे मेरा कितना था और इस पॉइंट पे मेरा कितना है। और इसीलिए उसका पार एम दिया हुआ है ताकि वो बाई एम मीन्स टू पर यूनिट मीटर। और एक स्लाइड बचा है लास्ट। देखो यहाँ पे द ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स आर एल जी एंड सी कैन बी डिटरमाइंड फॉर द सिंपल एंड जियोमेट्रीज थ्रू द फील्ड एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ पे यहाँ पे तुम्हारा चार मतलब जो एल सी एंड आर एंड जी, दैट मीन्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस आर एंड जी, ट्रांसमिशन लाइन का मतलब ये कहाँ से आया हुआ है यहाँ पे नहीं क्या, दिस आर द डायरेक्ट आउटपुट। मतलब अगर मान लो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गया, या फिर एक ट्रांसमिशन लाइन को कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है, या फिर एक ट्रांसमिशन लाइन का कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो अगर पूछा जाए तो तुम लोग ये डायरेक्ट मतलब डेफिनेटली इसको मतलब लिख सकते हो। ठीक है, मतलब ट्रांसमिशन लाइन फॉर अ कोएक्सियल ट्रांसमिशन, ये कोएक्सियल लाइन के लिए। ठीक है, कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन ऑफ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी, इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी, दैट मीन्स जो ए पार्ट है वो इनर कंडक्टर के लिए है एंड टोटल जो बी है उस बी पार्ट में तुम्हारा आउटर कंडक्टर है एंड बीच में डाइलेक्ट्रिक है। तो ये उस कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला तुम्हारा जस्टिफाइड हो जाएगा। ओके, सो एल इक्वल्स टू म्यू इज स्टैंड्स फॉर परमेबिलिटी। ओके, म्यू बाई 2 पाई लॉग बी बाई ए, कैपेसिटेंस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी बाई ए, आर इक्वल्स टू आर एस सीरीज रेजिस्टेंस आर एस बाई 2 पाई विद इन ब्रैकेट 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, एंड कंडक्टेंस इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा एप्सिलॉन डबल डैश बाई लॉग बी बाई ए। ओके, और नीचे लिखा हुआ है एप्सिलॉन का जो मीनिंग होता है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर है इसीलिए जे एप्सिलॉन डबल डैश दिया हुआ है, एंड आर एस इज द सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टेंस। सो ये जो है बेसिकली एल सी एंड आर जी, मेनली तो हम लोग कोएक्सियल लाइन यूज करते हैं, और कोएक्सियल लाइन के अंदर मतलब ये डायरेक्ट ये सब वैल्यू जानने से हम लोग उस पॉइंट को हम लोग निकल सकते हैं। और ये कहाँ से आया है, ये सिंपल मतलब जो सर्किट थ्योरी का जो एनालिसिस है, फील्ड एनालिसिस, उस फील्ड एनालिसिस से ये कैलकुलेट करके एक बेसिक मतलब फॉर्मूला का एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ताकि स्टूडेंट्स को या फिर जो लोग रिसर्च करते हैं उन लोगों को एक आसानी से एक मॉडल मिल जाए, क्योंकि हर टाइम मतलब वो मैक्सवेल्स इक्वेशन बाउंडेशन अप्लाई करके निकलना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। उसी सब अप्लाई करके ही मतलब ये एक फॉर्मूला जनरेट हुआ है। तो ये फॉर्मूला से तुम लोग मतलब एक ये सब चीज अगर देखो बी एंड ए तो आराम से तुम लोग को मिल जाएगा, ये तो रेडियस में हो जाएगा, मतलब ये लेंथ पे 100 सेंटीमीटर या मीटर में हो जाएगा बी एंड ए। तो परमेबिलिटी भी तुम लोग को मिल जाएगा, एंड पाई का वैल्यू तुम लोग जानते हो, और एप्सिलॉन का भी वैल्यू तुम लोग को मिल जाएगा। तो मतलब गिवन रहेगा, ये तो मिलेगा नहीं, मतलब कौन सा मीडियम यूज हो रहा है, उसमें कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज हो रहा है, तो उसका वैल्यू तुम लोग को मेंशन रहेगा। तो उसके चलते ये तुम लोग डेफिनेटली निकल सकते हो आर एल जी एंड सी का
वैल्यू। तो आर एल जी एन सी का वैल्यू अगर तुम लोग फाइंड आउट कर लोगे, कोई भी एक मान लो फॉर्मूला दिया हुआ है या फिर कुछ डाटा दिया हुआ है, उसमें से आर एल जी सी का अगर वैल्यू दिया हुआ रहेगा, मतलब तुम लोग फाइंड आउट कर लोगे, तो फिर तुम लोग एक ट्रांसमिशन लाइन ड्रॉ कर पाओगे, है ना। ड्रॉ मतलब उस तरह से, मतलब आर एंड एल को सीरीज में रखोगे एंड उसी के पैरेलल में जी एंड सी। तो इस तरह से मान लो एक अगर शॉर्ट क्वेश्चन अगर एक पूछा जाए कि एक सारा कुछ डाटा दे दिया गया है, मतलब एप्सिलॉन डैश, एप्सिलॉन डबल डैश, म्यू, सारा कुछ वैल्यू दिया गया है, दे दिया गया है, तुम लोग को बोला गया है कि डिजाइन अ ट्रांसमिशन लाइन। ओके, सो तुम लोग उस तरह से, मतलब उसका मतलब हो रहा है तुम लोग को वो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस एल एंड जी एन सी उसका पैरेलल पे ये डायग्राम चाहिए, मतलब आस्किंग। सो इस तरह से तुम लोग एक ट्रांसमिशन लाइन बेसिक ड्रॉ कर सकते हो। तो ये मतलब बहुत ही, मतलब एक ब्रीफ, मतलब ओवरऑल एक ट्रांसमिशन लाइन का एक कॉन्सेप्ट मतलब तुम लोगों को आज मिला, ठीक है। लेकिन इसके बारे में डेप्थ, मतलब अगर लियाओ का बुक देखोगे, देयर इज अ चैप्टर नेम्ड विथ ट्रांसमिशन लाइन, तो समझ रहे हो कि इतना, मतलब इतना कॉन्सेप्ट काफी नहीं है। दिस आर द वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि एक ट्रांसमिशन लाइन एक आर एल जी सी, मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस एंड कैपेसिटिव लोड के थ्रू बनता है, एंड उसका पैटर्न, मतलब कौन सा सीरीज एंड पैरेलल में किस तरह से उसका डिजाइन रहता है, वो एक समझ में आया। और उसका कंस्ट्रक्शन, मतलब ग्राउंड प्लेन, डाइलेक्ट्रिक एंड ऊपर में स्ट्रिप लाइन, उस बेसिस पे कंस्ट्रक्शन कैसा होता है वो भी थोड़ा सा हम लोगों को समझ में आया, ठीक है। बट दिस इज नॉट द अल्टीमेट थिंग। तुम लोग को इसके ऊपर, हम फिर से बोल रहा हूँ कि सिलेबस एक बार डिटेल्स में हमको देखना होगा कि इसमें ट्रांसमिशन लाइन के अंदर में मतलब कुछ दिया हुआ है या नहीं, क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ते थे बीटेक में, हमको अभी आज भी याद है, मतलब ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर से 3-4 डेराइवेशन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ करने के लिए दिया जाता है, तो वो पढ़ना पड़ता है। सो देखना, एक बार चेक करेंगे, तो उसके बाद तुम लोगों को हम इन्फॉर्म करते हैं कि वो चाहिए या नहीं। और टिल देन, मतलब अभी जो जो मतलब हुआ है वो थोड़ा सा तुम लोग, हम मतलब हम रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम लोग कॉपी पेपर में मतलब लिख के रखो, ठीक है। सिर्फ ये वीडियो देखने से नहीं होगा काम, क्योंकि भूल जाओगे। और तुम लोग का बेनिफिट के लिए हम तो बोल रहा हूँ कि बार बार ये जितना भी क्लासेस है, तुम लोग का जो जहाँ पे डाउटफुल है सारा, अगर तुम लोग अभी एक क्लास किए, सपोज मान लो अभी 2 क्लास हुआ किए, तो उसमें सारा पोर्शन आई थिंक नहीं चाहिए, बहुत सारा तो नॉर्मल डिस्कशन भी रहता है या फिर आलतू फालतू बात भी होता है। लेकिन जो जो मतलब तुम लोग को चाहिए, तो उस जगह में जाके अगर पॉज करना है या फिर स्लो करना है, उस तरह से तुम लोग उस वीडियो से निकाल लो। ये तुम लोग के लिए किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को मतलब मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ठीक है। आई ऑल्सो डू नॉट बिलीव इन दिस ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग, ओके। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, मतलब जानते हो, तुम लोग भी शायद फील करते हो कि ठीक से मतलब आउटपुट मतलब डिलीवर नहीं हो पाता है, बिकॉज इसमें उस तरह से राइटिंग नहीं हो सकता है, हम तुम लोग को देख नहीं सकते, तो तुम लोग अटेंशन कितना हो रहा है या नहीं, या फिर क्या कर रहे हो वो भी नहीं देख पाता हूँ। सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। सो तुम लोग का अगर हार्ड कंसंट्रेशन रहेगा तो भी जाके कुछ सीख पाओगे, अदरवाइज अगर मान लो चला के सो गए, तो उस केस में पॉसिबल नहीं है। हम जितना भी अच्छा से तुम लोग को समझाएंगे, तुम लोग का उतना कंसंट्रेशन बनेगा ही नहीं। सो इसीलिए, लेकिन अभी उपाय नहीं है, तो इसी मोड पे हम लोग को चलना पड़ेगा कुछ दिन और। सो इसीलिए मैक्सिमम बेनिफिट मिले, इसीलिए तुम लोग को यूट्यूब वीडियो मिल रहा है। अगर तुम लोग का लिंक नहीं पता है, हम तुम लोग ग्रुप में एक वीडियो दे देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसमें सारा का सारा वीडियोस 1-2 करके भी हम मेंशन कर देते, क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2। आज जैसा ऑलरेडी 0 एंड 1 अपलोडेड, आज 2 एंड 3 अपलोड कर देंगे, अभी अभी अपलोड हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। सो उधर से भी तुम लोग चेक कर सकते हो, अगर कोई जगह पे मिस हो रहा है या छूट रहा है, उसमें से चेक कर लेना। सो